नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम मानव शरीर के सबसे छोटे निर्माण खंडों से लेकर उसके सबसे जटिल कमांड सिस्टम तक का नक्शा तैयार करेंगे। ये शरीर सच में एक बेहतरीन जैविक मशीन है। तो आइए, बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। पूरा सफर 4 हिस्सों में बटा है। पहला, जीवन की इकाई यानी कोशिका। दूसरा, शरीर का ईंधन हमारा पाचन तंत्र। तीसरा, परिवहन का नेटवर्क। और आखिर में इन सबको चलाने वाला कमांड सेंटर यानी तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, जीवन की इकाई कोशिका। जीवन की इसी बुनियादी नींव के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में जिन खाली कमरों जैसी आकृतियों को देखा था, वहां से लेकर 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा एक जीवित और गतिशील कोशिका की खोज तक का सफर विज्ञान के लिए कितनी बड़ी छलांग थी। एक निर्जीव ढांचे से एक जिंदा कोशिका को समझना वाकई कमाल की बात है। और इसी कड़ी में रुडोल्फ विर्चो का ये मशहूर कथन आता है। ये कोशिका सिद्धांत का सबसे अहम हिस्सा है। इसने ये साबित कर दिया है कि जीवन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ये बिल्कुल एक निरंतर चलने वाली अटूट श्रृंखला की तरह है। अब आइए इनकी बनावट पर गौर करते हैं। जिंदा रहने की जरूरतों के हिसाब से पादप और जंतु कोशिकाओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। पेड़ पौधों को एक जगह खड़े रहना होता है, इसलिए उनकी कोशिका के बाहर एक निर्जीव और कठोर दीवार होती है। वहीं दूसरी ओर जंतु कोशिकाओं में ऐसी कोई दीवार नहीं होती। इनमें बस एक लचीली झिल्ली होती है जो एक गेटकीपर की तरह काम करती है और उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी देती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कोशिका बिल्कुल किसी फुली ऑटोमेटिक फैक्ट्री की तरह है। केंद्रक इस फैक्ट्री का ब्रेन है जो सारे निर्देश देता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम्स इसकी प्रोटीन फैक्ट्री हैं और गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन्स को सही जगह पहुंचाने वाला पोस्ट ऑफिस है। और हाँ, लाइसोसोम वो सफाई कर्मचारी हैं जो कचरा साफ करते हैं। और अगर फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए तो ये आत्मघाती थैली बनकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। सब कुछ कितने बेहतरीन तालमेल में काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, शरीर का ईंधन, पाचन तंत्र। आखिर कोशिकाओं की इस फैक्ट्री को चलाने के लिए लगातार ऊर्जा भी तो चाहिए। ये हमारे भोजन को पचाने की पूरी एक असेंबली लाइन है। अक्सर लगता है कि पाचन पेट में शुरू होता है, पर सच्चाई ये है कि पाचन उसी पर शुरू हो जाता है जब खाना हमारे मुंह में लार से मिलता है। लार के रासायनिक इंजीनियर तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद खाना आमाशय यानी पेट में जाता है, जहां एसिड का हमला होता है। फिर छोटी आंत में आखिरी पाचन होता है और बड़ी आंत बचे हुए कचरे को बाहर निकालने की तैयारी करती है। पाचन की शुरुआत करने वाले इस इनबिल्ट टूल बॉक्स पर एक नज़र डालिए। हर एक दांत को किसी खास काम के लिए इंजीनियर किया गया है। काटने से लेकर चीरने, फाड़ने, कुचलने और आखिर में पीसने तक, ये दांत मिलकर किसी भी खाने को निगलने लायक एक मुलायम पेस्ट में बदल देते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है इस पूरे सिस्टम के वातावरण में पीएच का भारी अंतर। पेट का एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। लेकिन जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचता है, लिवर का पित्त रस इस खतरनाक एसिड को तुरंत बेअसर कर देता है ताकि आगे का काम सुरक्षित ढंग से हो सके। है ना कमाल का मैकेनिज्म? और जिस छोटी आंत की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो बिल्कुल भी छोटी नहीं होती। अगर इसे खोला जाए तो यह करीब 20 फीट लंबी होती है। इसके अंदर मौजूद सूक्ष्म उंगलियों जैसी संरचनाओं के कारण इसका अवशोषण क्षेत्र एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि पचे हुए खाने से पोषक तत्व निकालकर सीधे खून में पहुंचाने का असली हीरो यही छोटी आंत है। आइए अब तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, परिवहन नेटवर्क, रक्त परिसंचरण। खाना पचने के बाद जो ऊर्जा मिलती है, उसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक हाई स्पीड हाईवे की जरूरत होती है। अक्सर खून को सिर्फ एक लाल रंग का तरल समझ लिया जाता है, पर यह एक बहती हुई नदी है। इसका 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो एक तरल वाहक का काम करता है, और बाकी 45% हिस्से में बेहद खास तरह की ठोस कोशिकाएं तैरती रहती हैं।
असल में खून डिलीवरी वर्कर्स, सैनिकों और मेडिकल स्टाफ की एक बेहतरीन टीम है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं और जगह बचाने के लिए इनमें केंद्रक भी नहीं होता। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के फ्रंटलाइन सैनिक हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स वो आपातकालीन मरम्मत दल हैं जो चोट लगने पर तुरंत रिसाव को रोकते हैं। ब्लड ग्रुप्स को समझना बहुत आसान हो जाता है अगर इन्हें आईडी कार्ड की तरह देखा जाए। अगर किसी शरीर में गलत आईडी कार्ड वाला खून चला जाए तो सुरक्षा गार्ड उस पर हमला कर देते हैं। इस चार्ट में देखिए, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं होता और इसलिए ये किसी की भी नसों में आसानी से और सुरक्षित तरीके से बह सकता है। अब उस इंजन की बात करते हैं जो इस पूरे हाईवे नेटवर्क को चलाता है, हमारा हृदय, जिसका वजन सिर्फ 300 ग्राम होता है। सिर्फ 300 ग्राम का ये डबल पंप इंजन बिना थके जीवन भर हमारे शरीर के पूरे ब्लड नेटवर्क को चालू रखता है। इसकी क्षमता वाकई बेमिसाल है। और जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, खून की एक अकेले बूंद को दिल से निकलकर पूरे शरीर का चक्कर लगाकर वापस लौटने में सिर्फ 23 सेकंड का समय लगता है। एक पूरा टूर सिर्फ 23 सेकंड में। यह हमारे शरीर के इस नेटवर्क की रफ्तार और कुशलता को साफ साफ दर्शाता है। यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। धमनियों और शिराओं की पहचान इस बात से नहीं होती कि खून शुद्ध है या अशुद्ध। ये सिर्फ प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। दिल से खून को दूर ले जाने वाली नलियां धमनियां होती हैं और वापस दिल की तरफ लाने वाली शिराएं। यही कारण है कि पुल्मोनरी धमनी अपवाद के रूप में अशुद्ध रक्त ले जाती है। और अब हम आखिरी और सबसे मुख्य पड़ाव पर आ गए हैं, कमांड सेंटर, तंत्रिका तंत्र। चलिए देखते हैं कि वो सुप्रीम कमांड सेंटर कैसे काम करता है, जो अब तक की हर एक सूक्ष्म प्रक्रिया को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। रिफ्लेक्स एक्शन की इस गजब की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। मान लीजिए गर्म कप को छुआ गया। यहाँ रीढ़ की हड्डी एक लोकल मैनेजर की तरह काम करती है। दिमाग तक संदेश पहुंचने से पहले ही कुछ ही मिली सेकेंड्स में रीढ़ की हड्डी हाथ हटाने का आदेश दे चुकी होती है। ये सब इसलिए ताकि शरीर को जलने से बचाया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया मुमकिन हो पाती है इन संदेशवाहकों यानी न्यूरॉन्स की वजह से। ये हमारे शरीर की बायोलॉजिकल वायरिंग है। डेंड्राइट्स सिग्नल पकड़ते हैं, सेल बॉडी उन्हें प्रोसेस करती है और फिर सिग्नल एक्सॉन नाम की लंबी केबल से गुजरकर सिनैप्स के गैप को रासायनिक चिंगारियों के जरिए पलक झपकते ही पार कर लेता है, एक न्यूरॉन से दूसरे तक पूरी रफ्तार के साथ। और ये रहा हमारी हेड ऑफिस यानी दिमाग का नक्शा। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। अग्र मस्तिष्क जो सोच, विचार, भावनाओं और याददाश्त जैसी जटिल चीजों को संभालता है। मध्य मस्तिष्क जो अचानक होने वाली आवाजों पर हमारे तुरंत रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। और पश्चिम मस्तिष्क जो शरीर का संतुलन बनाने, दिल की धड़कन और सांस लेने जैसे जरूरी ऑटोमेटिक कामों को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा सेरेबेलम हमारे शरीर के संतुलन का मेन स्विच है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति नशे की हालत में लड़खड़ाता है तो उसके पीछे का कारण यही है। शराब सीधे इस सेरेबेलम पर असर डालती है और इस स्विच को थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है, जिससे मांसपेशियों का तालमेल पूरी तरह बिगड़ जाता है। अब इस दिलचस्प सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कभी नए नहीं बनते, कभी विभाजित नहीं होते, तो फिर हम जीवन भर नई चीजें कैसे सीखते हैं? इसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग लगातार पुराने कनेक्शन हटाकर नए कनेक्शन बनाता रहता है, अपनी वायरिंग बदलता रहता है। एक ऐसी मशीन जो खुद को रोज अपग्रेड करती है। जरा सोचिए, इस जैविक मशीन में और कितने राज छुपे होंगे। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। कोशिकाओं से लेकर दिमाग के इस हैरतअंगेज सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।